So, good morning class. Today we are starting from where we left yesterday, that is page number 103. You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. In these animals fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. Activity 9.1. Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for the clusters of frogs' eggs floating in water. Write down the color and size of the eggs. During spring or rainy season, frogs and toads move to the ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's eggs, frog's egg is not covered by a cell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. See figure 9.7. अभी जब बारिश की सीज़न, अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है ना, लेकिन कुछ जानवरों में फर्टिलाइजेशन भी बाहर होता है, बॉडी के बाहर। तो रेनी सीज़न जब होती है तब फ्रॉग्स जो होते हैं, चाहे वो मेल फ्रॉग हो या फीमेल फ्रॉग हो, दोनों पानी में चले जाएंगे। ठीक है, पानी में जाके फीमेल फ्रॉग जो होती है ना, वो अंडे छोड़ती है बहुत सारे, राइट, जो एकदम ट्रांसपेरेंट जेली जैसे होते हैं, राइट। लेकिन फ़र्क इतना है कि मुर्गी के अंडे के ऊपर कैसे कवर होता है, राइट, इसके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होता है, सॉफ्ट जेली जैसा तैरता रहता है, राइट। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम। तो पानी में वो जब अंडे देखेगा फ्रॉग, राइट, तो वो अपने स्पर्म्स जो होगा ना, उन अंडों के ऊपर वो छोड़ देगा, राइट। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। और जब स्पर्म्स जो होंगे उसमें टेल होती है तो तैर सकते हैं पानी में, है ना। तो फ्रॉग के जो मेल फ्रॉग के जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो भी पानी में तैरते हुए अंडों को ढूंढ लेते हैं। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स। तो फीमेल के एग जो पड़े हैं पानी में ऑलरेडी, वो कहीं घूमेंगे नहीं, वो एक जगह ही पड़े रहेंगे क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ पर मान लो कोई फ्रॉग है, मेल फ्रॉग, उसने स्पर्म्स छोड़ दिए पानी में, फिर वो स्पर्म्स जो है ना, वो सेल ढूंढता हुआ जाएगा, एग फर्टिलाइज करेगा, राइट। This results in the fertilization, and this type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. तो इस तरह का जो एक्सटर्नल होता है वो पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं ना, उनमें ज़्यादा होता है, जैसे फिश है या स्टार फिश है। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज अ hen एंड लेज ओनली वन एग एट ए टाइम। तो देखो, मछलियाँ जो होती है या फ्रॉग जो होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स छोड़ते हैं, एक नहीं, हंड्रेड्स, छोटे छोटे बूंद जैसे ही होते हैं, राइट। जबकि मुर्गी होती है वो एक ही अंडा देती है ना। दो दिस एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये भले छोड़ते हैं, 100 अंडे छोड़ते हैं, और फ्रॉग जो होता है वो स्पर्म्स भी 100 से ऊपर छोड़ता है, तो सारे के सारे जो है ना वो फलित नहीं होते हैं, राइट। 100 में से मांड 1, 2 या 4 फर्टिलाइज्ड होते हैं, फिर उसमें से फ्रॉग बनते हैं। अगर मान लो सभी के सभी फर्टिलाइज होने लगे तो फ्रॉगों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक साथ 100 फ्रॉग,
तो एक फ्रॉग 100 अंडे छोड़ेगा। अगर उस फ्रॉग के अंदर 100 फ्रॉग होंगे तो फिर है ना, तो वो सारे के सारे एग्स जो है ना वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, कुछ ही एग्स जो होते हैं ना वो फर्टिलाइज होते हैं। This is because the eggs and the sperms get exposed to the water movements, wind and rainfall. Also, there are other animals in the pond which may feed on the eggs. Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure the fertilization of least a few of them. अभी कुछ जानवर दूसरे भी होते हैं ना, खाली तो फ्रॉग नहीं होते ना पानी में मछलियाँ भी होती हैं। तो हम लोग कैसे अंडे खाते हैं मछलियों के? नहीं खाते। हम लोग नहीं खाते ना। चाइना में न बाहर के देश में जाओगे तो बहुत सारा मिलेगा, है ना। तो जैसे हम लोग दूसरे के, अभी देखो मुर्गी है, उसके अंडे हमें खाने की क्या ज़रूरत है ना। तो सारी की सारी मुर्गियाँ नहीं बनती, अंडे हम खा जाते हैं। रोज़ कितने सारे अंडे खा जाते हैं। अगर वो सारे अंडे ना खाते तो उन सबकी मुर्गियाँ बनती फिर, है ना। तो दूसरे जानवर जो है ना वो भी दूसरे जानवरों के अंडे खा जाते हैं। बहुत जने खा जाते हैं। मैंने तो एक वीडियो देखा था, उसमें एक फ्रॉग था वो सांप को खा रहा था, और दूसरे वीडियो में सांप जो है वो फ्रॉग को खा रहा था। खा सकता है। अभी तो हमने देखा ही नहीं है बहुत कुछ दुनिया में। सर हमारे हॉस्टल में ही डाइनिंग रूम में वो चप्पली होती है ना, उसने ना वो बनाया था उसका नेस्ट, तो है ना वहाँ से छिपकली निकली अंदर से, और है ना आधा नेस्ट तो टूट के नीचे गिर गया था, और ना अंडे नहीं थे। इसीलिए वो हंड्रेड्स ऑफ छोड़ते हैं कि भाई 100 में से गिने चुने 4-5 में से फ्रॉग बनेंगे, राइट। क्योंकि पानी में कुछ बह जाते हैं, कुछ स्पर्म्स के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाते हैं, कुछ को दूसरे जानवर खा जाते हैं, राइट। इस तरह से zygote formation and development of an embryo from zygote, ball of the cells enlarged, embedded of the embryo in the uterus is enlarged। यहाँ पर ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which begins the development into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells, figure 9.8b. The cells then begin to form the groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. तो सिर्फ एग सेल था और एक स्पर्म था, वो दोनों फर्टिलाइज्ड हुए तो एक सेल बना, जॉइंट दोनों का हाफ कैरेक्टर वाला। फिर वो मल्टीप्लाई होने लगा, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 6, ऐसे बॉल बन गया पूरा एक सेल्स का। अब उसमें से कुछ सेल्स जो है ना वो हाथ बनने लगे, उसमें से कुछ सेल्स में से दूसरा हाथ बनने लगा, कुछ सेल्स में से पैर बनने लगे, कुछ सेल में से सर बनने लगा। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वो पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। पहले सीधी उंगलियां नहीं आ जाती हैं, पहले सिर्फ हाथ बनता है, फिर धीरे धीरे उंगलियां निकलनी शुरू होती है, फिर उसमें नाखून आने लगता है, राइट। तो हमारी बॉडी के जितने भी पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ कुछ बाल भी बनने लगते हैं, राइट। तो नाखून है, बाल है, ये सब धीरे धीरे डेवलप होता है, एक साथ नहीं हो जाता है बॉडी में, राइट। फिर जब वो सब बॉडी के जितने स्ट्रक्चर्स से जितने पार्ट्स थे वो सब आ गए जब, तब ऐसा होता कि हाँ अब ये कंप्लीट बॉडी तैयार होगी, अब उसको बॉडी में से बाहर भेज दिया जाता है। The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development। और ये जो एम्ब्रियो है वो अंदर यूट्रस की दीवार में चिपका हुआ रहता है और
माँ के पेट में से उसको पोषण मिलता रहता है और वो डेवलप ग्रो बड़ा होता जाता है उसमें. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts such as hands, legs, heads, eyes, ears, etc. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. तो जब एम्ब्रियो होता है राइट, तब हमें पता ही नहीं चलता इसके हाथ हैं, पैर हैं, ये हैं. धीरे 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 जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसमें से फिर उसके हाथ आने लगेंगे, पैर आने लगेंगे, नाक आने लगेगा, नाखून आने लगेगा राइट. जब ये सारे बॉडी पार्ट्स हम देख पाते हैं मशीन के थ्रू, जब डेवलप हो जाते हैं, तब वो एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं, फीटस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फीटस. फिगर 9.9 देखो कैसा है बच्चा, उल्टा लेटा है पेट में माँ के, है ना. When the development of the fetus is complete, फिर fetus डेवलप होना शुरू होगा, ग्रो होना होगा. जब उसका कंप्लीट हो जाएगा, fetus का भी सारा डेवलपमेंट स्टेज हो जाएगा, then the mother gives birth to the baby. फिर वो माँ वो बच्चे को जन्म देती है. Internal fertilization takes place in hens only. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ हेंस के अंदर ही होता है. Takes place in hens also, but do hens give birth to the babies like human beings and cows? You know that they do not. Then how are chicks born? Let us find out. अभी मुर्गी जो है, मुर्गे के साथ शादी होगी, फिर वो दोनों एक्सचेंज करेंगे अपना एग और स्पर्म. तो मुर्गे का स्पर्म जब फीमेल की बॉडी में जाएगा मुर्गी में राइट, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और फिर अंडा बाहर आएगा राइट. फिर अंडा डेवलप होगा बॉडी के बाहर, है ना, फिर उसमें से मुर्गी निकलेगी. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हुआ है इसमें. तो ऐसा होना चाहिए था ना कि मुर्गी के पेट में से ही मुर्गी निकल के तैयार होके आती, लेकिन ऐसा नहीं होता है. वो अंडा छोड़ती है, फिर अंडे में से मुर्गी या मुर्गा निकलता है. अंडरस्टूड. लेकिन ह्यूमन बींग्स में, काउज में, एनिमल्स में कैसा होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर अंडा बाहर नहीं आता, बच्चा बन के पूरा तैयार बन के बाहर आता है. देखो गाय भी जन्म देगी तो बछड़े को देगी, ऊँट भी अपने बच्चे को जन्म देगा, हाथी भी देता है, सब जानवर, इंसान भी. तो पूरी बॉडी डेवलप होके बाहर आती है बॉडी में से. Soon after the fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. तो होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है और वो डिवाइड होने लगता है, मल्टीपल्स उसके अलग अलग हिस्से होने लगते हैं. एंड ट्रैवल डाउन द ओविडक्ट, ओविडक्ट में पहुंच जाता है वो. एज इट ट्रैवल्स डाउन, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट. जैसे जैसे वो आगे जाता है उसके ऊपर कवरिंग चढ़ती जाती, फिर आगे गया, फिर एक कवरिंग चढ़ गया. तो कैसे कंपनी में साबुन बनते हैं, है ना. तो साबुन जहाँ बनेंगे राइट, पहले लिक्विड फॉर्म में होगा, पहले तो एक कंटेनर में सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में ऐड हो जाएगी, फिर उन सबको गर्म करके हिलाया जाएगा तो एक लिक्विड बन जाएगा. फिर एक सांचा ढांचा होता है ना, उसमें वो लिक्विड जाएगा और सूखेगा, ठंडा होने लगेगा और टिकिया बन जाएगी. टिकिया जैसे आगे जाएगी उसके ऊपर कागज़ चढ़ेगा, फिर आगे जाएगी बॉक्स में जाएगा, फिर आगे जाएगा पैक हो जाएगा. तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर कवर चढ़ता जाता है और हार्ड कवरिंग होता जाता है. The hard shell that you see in a hen's eggs is one such protective layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. तो जैसे ही उसके अंदर है ना लिक्विड फॉर्म में जो था एम्ब्रियो, उसके ऊपर जब कवर चढ़ जाएगा हार्ड अंडे का, तब फिर वो अंडा बाहर आएगा बॉडी में से. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. फिर उसको 3 हफ्ते लगेंगे डेवलप होने के लिए, एक चूज़ा बाहर निकलेगा.
You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. तो मुर्गी जो है वो अंडे के ऊपर बैठेगी। अभी सोचो अंडा कितना सॉफ्ट होता है ना। अगर उसके ऊपर मुर्गी बैठेगी तो टूट नहीं जाएगा, लेकिन उसको कला ऐसी होती है उसकी बैठने की कि वो अंडा उसके दोनों पैर के बीच में रहेगा। उसके पेट की गर्मी जो है वो अंडे को मिलती रहेगी चारों तरफ से, लेकिन वज़न उसके ऊपर नहीं आएगा अंडे के ऊपर। अंडरस्टूड? कैसे हमने कुछ ये चीज़ रखी, ऊपर कटोरा ढक दिया, है ना। तो मुर्गी ऐसे करती है, अंडे के ऊपर बैठती तो है, लेकिन बैठती ऐसे है कि वज़न नहीं आएगा उसका मुर्गी का, लेकिन उसकी बॉडी की गर्मी जो है वो अंडे को मिलती रहेगी। तो सर वो अनकंफर्टेबल कौन? इसीलिए तो माँ का हम लोग इतना एहसान मानते हैं ना। हर बच्चा जो भी है वो 1-2 घंटे तक ऐसे बैठे पूरा दिन 3 वीक लगते हैं उसको। इसीलिए हम सब जो हैं वो अपनी माँ का एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते, चाहे कितना भी कर लें हम। क्यों? क्योंकि जब हम माँ के पेट में थे तब उसको कितनी तकलीफ़ पड़ी होगी, और वो सब काम तो करती थी, ऐसे तो थी नहीं कि बैठी रहती है ना। खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना सब करती रहती है मम्मी। और पेट में अगर सोचो तुम्हारा खाली एक दिन पेट दुखता है तो तुम्हें कुछ काम करने को मन करता है? पेट पकड़ के सो जाते हो। तो ये तो 9 महीने तक, और हमारा वज़न कितना होता है? 3 किलो जितना। तो कोई 3 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट में रख दे 9 महीने तक, तो कैसा फील होगा तुम्हें? कुछ भी करो काम, वो पेट के ऊपर वज़न तो पड़ा ही रहेगा, और उसको ध्यान भी रखना है कि कहीं उसको कुछ लग ना जाए। तो ध्यान भी कितना रखती है मम्मी अपना। इसीलिए हम कितना भी काम कर लें, मम्मी का कितना भी मान रख लें, उसको कितनी भी सारी गिफ्टें ला दें, लेकिन फिर भी उसका एहसान नहीं चुका सकते हम, क्योंकि उसने जो तकलीफ़ें सहन करके, और तो और 9 महीने तक तो जो वज़न उठाया वो तो उठाया, सारे काम भी किए, लेकिन जब हम उसकी बॉडी में से बाहर आने वाले होते हैं, है ना, तब वो जो स्किन खिंचती है ना, वो जो दर्द होता है ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो। और किसी किसी की तो जान भी चली जाती है। तो अपनी जान के ऊपर खेल के, है ना, अपनी जान की परवाह नहीं करती, फिर हमको जन्म देती है, तो फिर हम उस माँ का एहसान कैसे भूल जाएं, है ना। तो भगवान ने जितनी भी फीमेल्स बनाई है, चाहे फिर इंसान की हो जानवर की हो, उसको इतनी सहन शक्ति दी है, उसको इतनी समझ दी है कि वो बच्चे को पालती है ना। डू यू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स place inside the egg cell during this period. After the chick is completely developed, it bursts open the egg cell. In animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryos continues to grow within their egg covers. After the embryo develops, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. तो जब वो अंडा के अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो अंडा जो है रप्चर, टूटने लगता है, राइट, टूट जाता है, और फिर अंदर से वो बच्चा बाहर आता है। मुर्गी का हो तो मुर्गी का, फ्रॉक का हो तो फ्रॉक का, और फिर वो तैरने लग जाता है पानी में, और ये चू 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 करके दाना चुगने। और शुरू में तो दाना भी नहीं चुग सकते हैं, उनको आता ही नहीं होता है कुछ, तो मम्मी अपनी चोंच में लाती है, और वो मुंह खोलता है तो चोंच से चोंच में डाल देती है दाना वो, और वो भी दाने को थोड़ा सा चबा के, क्योंकि उसके तो दांत नहीं होंगे, उसको तो चबाना भी नहीं आएगा, है ना। तो दाना चुग के लाएगी, चबाएगी, और फिर उसके मुंह में डाली। सोचो कितनी अक्ल दी रखी है भगवान ने जानवरों को भी, कि जब भी उसको अंडा देना होगा ना, उससे पहले वो एक माला बनाएंगे, नेस्ट। कबूतर होगा तो कबूतर माला बनाएगा, चकली होगी तो चकली माला बनाएगी। और माला भी कैसे बनाए, उसके तो हाथ होते नहीं हैं, सिर्फ चोंच होती है, तो चोंच से ही सारी चीज़ें उठा के ले आएगी, घास का तिनका,
पेड़ की टहनी, थोड़ा सा कहीं कपास या कपड़ा मिल जाएगा तो टुकड़ा उठा के ले आएगी और उसको ऐसे सजा के रखेगी कि फिर उसके ऊपर अंडे रहेंगे तो अंडे को कोई नुकसान ही ना आए। तो सोचो इसमें कितनी अक्ल होती है कि अंडा देने से पहले ही वो उसके लिए घर बनाती है, फिर अंडा देती है, फिर उसके ऊपर बैठती है, उसको गर्म करती है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं, फिर उनके लिए खाना ले आती है, चबाती है और फिर चबाया हुआ उसके मुंह में डालती है। ऐसे थोड़े टाइम करेगी, जब वो फुल्ली डेवलप होगा तो वो तो फुर्र करके उड़ जाएगा। तो उसको फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना सारा कष्ट किया था। जानवरों में ऐसा नहीं होता है, होता है? फिर तो वो उड़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और ये कबूतर जो होता है वो फिर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है, फिर दाना चुगने जाता है, फिर खाना पीता जाता है, फिर जब अंडे देने का मन करता है तो फिर से नया माला बनाती है, फिर अंडे रखती है, फिर उसको सेती है, फिर उसके लिए खाना ले आती है, चबा चबा के खिलाती है। जब वो बड़ा होता है तो ये भी फुर्र करके उड़ जाता है और ये अपनी ज़िंदगी में फिर लग जाती है। और एक टाइम आता है जब वो मर जाती है। तो इंसानों में हमारे में ऐसा होता है, जानवरों में नहीं होता है कि भाई माँ बाप बूढ़े हो गए तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंसान में करते हैं हम। क्यों करते हैं कि भाई मम्मी जब हम छोटे थे तो चिड़िया को तो क्या लगेगा, 1 महीना का टाइम लगेगा, वो फुर्र से बड़ी हो जाएगी और उड़ जाएगी। लेकिन हम 6 महीने तक तो चलना भी नहीं सीखते। तो मम्मी हमारा कितना ध्यान रखती है। जब हम पैदा नहीं हुए तो 9 महीने तक पेट में रखा, फिर अपनी जान की बाजी लगा के हमको जन्म दिया, राइट। फिर जब हम छोटे थे, राइट, 6 महीने तक चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो वो कहीं जाती भी नहीं है, घर में ही रहती है और पूरा ध्यान रखती है हमारा। टाइम टू टाइम खाना खिलाती है, नहलाती है। हम तो कपड़े में ही कर देते हैं सब कुछ गंदा और रोते हैं, बस और कुछ नहीं। रोते हैं तो मम्मी आती है, पता चलता है कि हमने सब गंदा कर दिया, तो फिर हमको निकालती है, उसमें से साफ़ करती है और फिर हम सुला देती है हमें। तो वो कुछ भी काम करती है वो छोड़ के आती है ना हमारे लिए। तो ऐसा बोलती है कि अभी चुप रहे, मैं टीवी देख रही हूँ, बाद में आऊँगी। अभी चुप रहे, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना लूँगी फिर आऊँगी। नहीं, वो खाना छोड़ देगी। अगर वो खाना खा भी रही होती है तो भी ढक के रख देती है, बाद में खाऊंगी लेकिन पहले इसको। तो इतना सारा ध्यान रखती है हमारी मम्मी। और हम बड़े हो के मम्मी को क्या बोलते हैं, चुप रहे मम्मी, तुझे पता नहीं चलेगा हमारा। कुछ बच्चे होते हैं ना तो मम्मी को भी चुप करवा देते हैं, मम्मी तू चुप रहता, नहीं खबर ना पड़े। बोलो, जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया उसको ही पता नहीं चलता क्या? तो उसको कितना दुख होता होगा माँ को जब हम सामने बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपने मम्मी को खुश रखा तो भगवान खुश रहेंगे, और मम्मी को नाराज़ किया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे तुमसे, राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो मम्मी पापा बूढ़े होते हैं उसको छोड़े आते हैं आश्रम में, भाई तुम हमारे घर में नहीं चाहिए अभी। और कुछ होते हैं ऐसे जो अपनी मम्मी का तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उनके पास या टाइम होता है तो ऐसे आश्रम में जाते हैं, जिनके बेटे तो होते हैं लेकिन उनको छोड़ देते हैं बूढ़े माँ बाप को। तो वो लोग आश्रम में रहते हैं और बूढ़े हो जाएंगे तो काम भी क्या करेंगे वो। तो उस आश्रम में रहते हैं। तो कुछ लोग जाते हैं संडे के संडे या हर पहली तारीख को कुछ पैसे दे आते हैं आश्रम में कि भाई ये किसी के भी माँ बाप हों, अब इनको अच्छे से कपड़े देना, अच्छे से खाना खिलाना, या कोई त्यौहार आता है, ईद है या दिवाली है। तो कुछ लोग होते हैं तो क्या करते हैं, दिवाली है तो पैसे टॉकीज़ में जाके पिक्चर देखेंगे, मूवी देखेंगे, आइसक्रीमें खाएंगे, पटाखे जलाएंगे और खुश रहेंगे, राइट। कुछ लोग होते हैं ना ये सब काम नहीं करते कि भाई फटाखे नहीं जलाने, 1000 रुपये के फटाखे धुआं हो जाएंगे एक बार जलाऊंगा तो, ठीक है। अब पटाखे तुम जलाओ या मैं जलाऊं, साउंड तो वही आएगा। तो वो 1000 रुपये के फटाखे नहीं जलाते, सिर्फ 100 रुपये के ही जला देते हैं सकन के लिए, राइट। बाकी के 900 रुपये बचते हैं ना, तो वैसे अनाथ आश्रम होता है जहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। कोई बच्चों को छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं ना न्यूज़ में हम। सोचो कोई ऐसा होता है जो अपने बच्चे को कचरे के डब्बे में छोड़ के चला जाता है, हाँ। फिर कोई ऐसे सेवाभावी लोग होते हैं वो उस बच्चे को उठाते हैं और आश्रम में छोड़ के आते हैं। आश्रम में
तो कोई धर्म भी नहीं होता है कि ये हिंदू, क्योंकि बच्चा पता ही नहीं है तुम्हें किसका है, हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि सिख का है, किसी का भी हो। आश्रम में वो बच्चों को पालते हैं, अनाथ आश्रम में, है ना। तो कुछ लोग होते हैं वो या तो वृद्धाश्रम में जाते हैं जिसके माँ बाप को छोड़ दिया है बच्चों ने, या कोई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, है ना। तो उनका ध्यान कौन रखेगा फिर बुढ़ापे में, राइट। तो आश्रम ऐसे होते हैं, बुढ़ाश्रम होते हैं जिसमें बूढ़े लोग रहते हैं, और कुछ अनाथ आश्रम होते हैं जिसमें कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, है ना। तो सोचो हमारे माँ बाप हैं तो हमें कितने खुशी मिलती है, दिवाली के दिन नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे, और कहीं घूमने भी ले जाते हैं, है ना। तो जिनके माँ बाप नहीं, उनको ये सब मन नहीं करता होगा दूसरों को देख के कि काश हमारे भी माँ बाप होते, हमें भी ये सब ले देते हैं, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि दिवाली के एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते, ईद के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते, राइट। ऐसे अनाथ आश्रम होते हैं, उसमें मिठाई का बॉक्स दे आते हैं कि भाई बच्चों को खिलाना, या वृद्धाश्रम में चले जाएंगे कि बूढ़े लोगों को अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छी मिठाई खिलाना। तो भले हमको जो दे गया वो हमारा नहीं है कोई भी, लेकिन जो हमको खुशी मिलती है तो दिल से दुआ निकलती है ना, भाई जिसने भी भेजा है भगवान उसको खुश रखे। तो भगवान तो ऊपर से सब देख रहा होता है कि देखो मैंने इसको पैसे दिए तो इसने कितना सही इस्तेमाल किया पैसे का। और किसी किसी को दे देते हैं पैसे, वो क्या करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और गंदे गंदे कामों में लगा देते हैं पैसे, है ना। तो भगवान वो भी देखता है कि देखो इसको मैंने पैसे दिए तो इसने वेस्ट कर दिया, अब अगले जन्म में इसको मैं इतना पैसों के लिए तड़पाऊँगा ना तो उसको कीमत पता चलेगी पैसों की। और एक इंसान को इतने पैसे दिए, कम पैसे दिए थे, फिर भी उसने बचा के दूसरों की मदद की, है ना। तो अगले जन्म में मैं इसको और भी पैसे दूंगा ताकि ये और भी अच्छा काम करेगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि भाई काम हमेशा हमें अच्छे करने चाहिए ताकि भगवान खुश होगा। और भगवान को खुश करना है तो इसका शॉर्टकट क्या है, अपने माँ बाप को खुश रखो। जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश होंगे तो भगवान भी तुमसे खुश होंगे, ये शॉर्टकट है, अंडरस्टूड। तो माँ बाप का दिल नहीं दुखाने का। अगर तुम्हारा कोई भी शौक़ पूरा नहीं होता है, तुम्हें साइकिल लेनी है, मम्मी पापा मना क्यों करेंगे, या तो हमें डर होगा कि नहीं अभी ये छोटी है, गिर जाएगी, लग जाएगा, या तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। दो ही रीज़न होंगे नहीं लेने का, वरना मना क्यों करेंगे ले देने का। लेकिन हम जिद करते हैं, नहीं मुझे लेनी चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेसन नहीं करूंगी, राइट। तो बचपन से अगर हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि भाई मम्मी पापा जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। मम्मी पापा बोलते भी हैं अभी बहुत हो गया खेलना टीवी देखना, अभी थोड़ी देर पढ़ भी ले, यार देखो तब किट किट करती रहती है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्या करूँगी इतना पढ़ के, है ना, गुस्सा आता है ना। लेकिन मम्मी हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए बोलती है, ये बात हमेशा याद रख लेने का। कोई मम्मी ऐसा चाहती है कि मेरा बेटा हैरान हो, नहीं चाहती ना। बस तो मम्मी पापा जो बोलते हैं ना वो खुशी खुशी काम कर देने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का, तो वो भी खुश हो जाएगी, देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी है, जो बोलती है वो करती है ना। और कभी कोई झगड़ा नहीं करती मेरे साथ, कभी कोई डिमांड भी नहीं करती। फिर क्या होगा, मम्मी सामने से बोलेगी चल मैं तेरे को नया ड्रेस ले देती हूँ, नहीं मम्मी बहुत पढ़े हैं क्या करूँगी इतना लेके, नहीं नहीं चल। आप 200 का सोचोगे, मम्मी 400 वाला ड्रेस ले देगी आपको, बोलेगी क्या इस बार मैं नहीं खरीदूँगी, मेरे पैसे भी इसमें लगा दिए तो, लेकिन इसको बहुत सारा अच्छा वाला ले देती है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि देखो ये जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी मम्मी ने कितनी सारी तकलीफ़ें उठाई है हमारे लिए। और फिर हम उसको सामने बोलें या उसको बुरा बोलें तो उसको अंदर कितना हर्ट होता होगा कि मैंने इसके लिए इतनी हैरान हुई और ये देखो मेरे को इतना वो कर रहा है, राइट। तो मम्मी गलत भी हो कभी, है ना, क्योंकि वो भी इंसान है, गलती हो सकती है। तो वो गलती से भी आपको डांट दे, आपका कसूर नहीं हो, फिर भी चुप रहने का, मम्मी है ना, भले डांटती है। फिर जब मम्मी को पता है चलेगा कि भाई इसको मैंने डांट दिया, उसका कसूर भी नहीं था, फिर भी ये कुछ नहीं बोली, तो फिर तुम्हें आइसक्रीम की चल मैं आते आइसक्रीम खिलाती हूँ, वो तुम्हें खुश करने की कोशिश करेगी, है ना। दैट इज़ वाई जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें हमारे मम्मी पापा का भी ख्याल आता है और भगवान का भी ख्याल आता है कि भगवान देखो कितना सारा वो है, ठीक है। आगे का जो है वो कल पढ़ेंगे, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए
Goodbye and take care.